गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई एम अतुल कुमार मसोतिया एंड यू आर वाचिंग नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज में मेरी 2 क्लासेस चल रही हैं। एक दोपहर 12 बजे से होती है, 12 से 1 के बीच हमारी क्लास होती है सुपर टेट के लिए, और शाम को हमारी क्लास लगाई, दोपहर बाद हमारी क्लास लगाई गई है 3 से 4 के बीच में, यानी 3 से 4 बजे आप हमसे रूबरू हो सकते हो, और 12 से 1 के बीच आप हमसे इंग्लिश के दृष्टिकोण से जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहले क्लास रहेगी, डे 1 रहेगा। 40 दिन का हमारा ये प्रोग्राम है, यानी 40 दिन के अंतर्गत कंप्लीट ग्रामर कराने का आप सभी लोगों से वादा करता हूं। जो हमारी ये क्लास है ये आपकी किसके लिए रहेगी? यूपी टेट के लिए रहेगी। जो 12 बजे से चलती है वो सुपर टेट के लिए रहती है, ठीक है। इसमें जो मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं वो रहेगा टेंसेस। 40 दिन का ये कंप्लीट पीरियड में आप लोगों का कंप्लीट ग्रामर हो जाएगा, ठीक है। डे 1 आज का है, और हमारी ये क्लास जो रहेगी, ये वाली क्लास रहेगी 3 बजे से। कितने बजे से भाई? 3 बजे से लाइव क्लास हमारी रहा करेगी। चलो दोस्तों, समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे टेंसेस को लेकर। तो जल्दी बताइए भाई, टेंस क्या है? फटाफट बताइएगा टेंस क्या है। सबसे पहले जो जिक्र करेंगे हम टेंस, किसकी बात कर रहे हैं भाई? टेंस को लेकर, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। महाकाल मत बोल देना भाई, हैं? महाकाल नहीं, काल कहा जाता है। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया। मोहिनी सैनी जी गुड आफ्टरनून जी, गुड इवनिंग जी। चलिए हम बात करते हैं टेंस की। तो टेंस एक्चुअल में ये बेस है। आप लोग कहोगे सर, इससे पहले चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ सेंटेंसेस के बारे में। जो टेंस, कुछ लोग कह रहे होंगे सर टेंस जो है 3 प्रकार के हैं, और बात बिल्कुल सही भी है। तो इससे पहले मैं 12 बजे वाली क्लास में एक बात पढ़ा चुका हूं कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। तो इससे पहले हम लोग एक बार सेंटेंस की बात कर लें। किसकी बात कर लें? सेंटेंस की बात कर लें। तो सेंटेंस को भी मैंने कितने भागों में बांटा था? सेंटेंस को भी बांटा था मैंने 3 भागों में। कितने भागों में भाई? सेंटेंस को भी 3 भागों में बांटकर पढ़ाया था। तो सेंटेंस तो इसके अंदर वाला पार्ट रहेगा। थोड़ा सा बता देता हूं, हालांकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एक आपका सिंपल सेंटेंस, ठीक है। दूसरा आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है, क्लियर। और तीसरा आता है आपका कॉम्प्लेक्स। तीसरा कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स। तो ये तो होते हैं सेंटेंस के प्रकार। लेकिन जब हम टेंस के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में भाई? जब हम चलते हैं टेंस के बारे में, टेंस के रेफरेंस में बात करते हैं। टेंस में हमारे कितने होते हैं? टेंस हमारे 3 होते हैं। काल हमेशा 3 प्रकार से देखने को मिलते हैं। समय जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। समय 3 प्रकार का सर कौन कौन सा होता है? आपने गाना सुना होगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा। आइए इस गाने के माध्यम से हम समय को पहचानने का प्रयास करते हैं। इसमें कहा गया है जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। मतलब जो बीत गया है तो वो समय है, अब ना आएगा मतलब आने वाले समय की बात कर रहा है। और ये बात जिस समय में की जा रही है वो है आपका प्रेजेंट टाइम। कौन सा है? यानी समय हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। कौन सा भैया? एक आपका प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा आपका हो जाएगा पास्ट, जो आपका बीत गया, ठीक है, पास्ट टेंस। और तीसरा आपका हो जाता है आपका फ्यूचर टेंस। एक्चुअल में फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर को टेंस नहीं होता, बट फिर भी इसको टेंस की श्रेणी में रखेंगे क्योंकि समय के अंतर्गत आता है। क्योंकि ये क्या है? एक काल है, और काल यानी समय। काल का मतलब क्या भैया? समय। बात समझ में आ गई? तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर 3 प्रकार के हमारे टेंस हुए। अब यहां से कैसे पहचान करेंगे सर जी? बिल्कुल बताऊंगा आपको। देखिए ये वाला जो टेंस है, देखिए ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, जो चल
रहा है, मतलब एक ऐसा समय जो हमारे साथ अब चल रहा है, ये जो बीत गया, जो बीत गया, ठीक है। और ये वाला जो आएगा, ये कह सकते हैं जो आने वाला, जो आने वाला है, आने वाला है। समय कितने हुए हमारे पास? समय हुए 3 प्रकार के, मतलब प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत गया, और फ्यूचर टेंस जो आने वाला है। जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा। ये बात कही जा रही है यूपी टेट सी टेट के लिए, क्योंकि इन्हीं को क्वालिफाई करना है और इसी से हम लोगों को फतेह करनी है और भविष्य के अध्यापक और अध्यापिका बनने का श्रेय हासिल करना है। चलिए भाई, इनके कुछ और भी औलादे हैं, इनकी कुछ परिवार, ऐसा थोड़ी नहीं है भारत में रहने के बाद परिवार ना बढ़े, बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, ये मान के चले कि टेंस नाम का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, ये टेंस नाम का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है, सबसे ओल्ड एज का पर्सन है जो इस पूरे परिवार को मॉनिटर कर रहा है। इसके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब इनके भी परिवार बढ़ा तो यहाँ से निकल कर आया, एक होता है आपका इनडेफिनिट टेंस। कौन सा होगा भैया? इनडेफिनिट टेंस, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा भैया? दूसरा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट, ठीक है। नंबर 3 की बात करूं तो कौन सा भैया? परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। और नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 4 पे आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। टेंस यानी जिस प्रकार से इसके 4 भाग हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी 1 2 3 4, यानी 1 2 3 एंड 4, यानी हमने यहाँ भी 1 2 3 एंड 4 और यहाँ भी 1 2 3 और 4। तो ये है एक फैमिली टेंसेस की, ये फैमिली है किसकी? टेंसेस की। चले भाई, हाँ जी, आप लोगों के देख लेते हैं कमेंट्स क्या कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, पूनम सरकार जी पूछ रही है प्रशांत जी आप कहाँ से हो, बिल्कुल बताओ भी, एड्रेस सेंड करो इनको। अंजलि वर्मा जी कह रही हैं नमस्ते जी, नमस्ते। भगवती जी हमसे जुड़ चुकी हैं, सुमन दुबे जी हमसे जुड़ चुके हैं। अंजलि वर्मा जी कह रही हैं सर ये दादा परदादा जी हैं, बिल्कुल हाँ, इनके सबसे बड़े दादाजी जो हैं वो टेंस है। टेंस के 3 सन है, मतलब बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उनके भी बेटे हैं। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पूरी फैमिली आपको करा रहा हूँ, ये है आपकी टेंस की फैमिली। किसकी फैमिली भाई? टेंस की फैमिली। आई होप कि आप लोग इसको रियल लाइफ से जोड़कर सीखें और अच्छे से समझने का प्रयास करें। आइए एक बात बताएं आपको, अब इंडेफिनिट क्या है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे। इंडेफिनिट क्या है, कॉन्टिन्यूअस क्या है, परफेक्ट क्या है और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, वैसे तो इंडेफिनिट का वास्तविक अर्थ अगर हम देखें, शब्दार्थ देखें तो उसका होता है अनिश्चित। क्या भैया? अनिश्चित, मतलब जो निश्चित ना हो। लेकिन अगर मैं इस टेंस के अकॉर्डिंग देखूं, और ये टेंस एक्चुअल में होते क्या, ये होती है एडवर्ब। ये सारी की सारी क्या होती हैं? एडवर्ब होती हैं। जैसे हम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक, आगे नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तो सुबह से शाम तक, यह कह सकते हैं 24 आवर्स में हम जो भी एक फ्रिक्वेंटली तरीके से, हम बिल्कुल लगातार तरीके से कोई काम करते हैं, जो रोज़मर्रा के काम होते हैं हमारे, सभी इसी के अंतर्गत आते हैं भाई। दूसरा, जितनी भी हमारी हैबिचुअल फैक्ट होते हैं, आदतन बातें होती हैं, वो भी सब इंडेफिनिट के अंतर्गत आती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जितने भी हमारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, न्यूज़पेपर अगर इंग्लिश में न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हो तो जितनी भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं सभी के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती हैं। एक बात और बताऊं आपको, ये अभी तो नॉर्मली बात बता रहा हूं, आगे जाके बिल्कुल कंप्लीटली बताऊंगा कि कैसे होता है आगे। देखिए, एक और बात, सपोज दैट अगर हम भूतकाल की बात को प्रेजेंट में बता रहे हैं तो सभी की सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट बतानी होगी। कैसे? सपोज दैट आप एक मूवी देखकर आए
और आपकी मम्मी पापा पूछते हैं बेटा क्या देखा मूवी में, हालांकि ऐसा कभी मम्मी पापा पूछते नहीं है, बस ये कहते हैं नालायक आज था कहाँ, ये बता तू आज। ये तो बेटे के लिए होती है, और बेटे के लिए तो बहुत सारी बेटियां हैं इस भारत में, अभी भी स्वतंत्रता नहीं है बेटियों के लिए। मैं गुजारिश करता हूँ माँ बाप से, जो लोग अभी भी इस तरीके की बंदी से लगा रही हैं उनको जीने के मतलब आज़ाद ज़िंदगी जीने का मौका दें। चलिए बहुत बढ़िया। क्या अंगूठा कष्ट करें, बिल्कुल सही बात है, सभी लोग कष्ट करें। अब देखिएगा भाई, जो प्रेजेंट, जैसे हम एक मूवी देखकर आए, हम क्या करें, जैसे ही उसकी एंट्री होती है वो सामने दिखता है, विलन आता है, हीरोइन आती है, एक्टर्स की एंट्री होती है, मतलब क्या कर रहे हैं, होती है, सभी की सभी बातें जो भूतकाल की हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। किस में बताते हैं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बताते हैं। बात समझ में आ गई। अब आते हैं कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस क्या है, ये थोड़ी ओरली बात बता रहा हूँ, नॉर्मली बात बता रहा हूँ, उससे आगे की बात मैं कंटिन्यू बताऊंगा आपको। कंटिन्यूस बना है कंटिन्यू से, दोबारा सुने, कंटिन्यूस बना है कंटिन्यू से, और कंटिन्यू का मतलब है किसी चीज का लगातार बने रहना। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मतलब कब से पढ़ाना स्टार्ट किया, आई डोंट नो, मैं तो जानता हूं खैर, लेकिन जब ऐसे सेंटेंस में कोई कार्य का जारी रहना पाया जाए और ना उसमें यह पता हो कि कार्य कब से स्टार्ट हुआ और ना ये पता हो कि कार्य कब तक चलेगा, तो वो सेंटेंस आपका कंटिन्यूस में आता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, दुनिया गीत गा रही है, किसान आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अत्याचार कर रही है, ये दुनिया देख रही है, कोई दिखा रहा है, बहुत सारी चीजें, ये सब कंटिन्यूस के अंतर्गत आती हैं। तीसरा आपको होता है परफेक्ट टेंस। क्या आता है, परफेक्ट। क्या बात है भाई, एकदम परफेक्ट कहते सुना किसी को, एकदम परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूरा, ना इसमें कोई कमी, इसमें कोई कमी नहीं है, बिल्कुल पूरा है, एग्जैक्ट बिल्कुल पूरा है। मतलब परफेक्ट का मतलब होता है कि जब कार्य का पूरा हो जाता है, कार्य जब पूरा होता है तो उसको कहते हैं परफेक्ट टेंस। जैसे मैं अगर पढ़ा, देखे 12 बजे वाली क्लास मैं ले चुका हूं, काम खत्म, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई क्लास, मैं एक क्लास ऑलरेडी अपनी कंप्लीट कर चुका हूं। दूसरा, वह गाना गा चुकी है, अभी हिंदी में बता रहा हूं। अब आपको सर हिंदी नहीं आती है, हिंदी क्यों बता रहे हैं आप, भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपनी क्षेत्रीय भाषा यानी फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़े हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली इंग्लिश में नहीं समझ सकते, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैरेलल बताता हुआ चल रहा हूं। जैसे मेरी इंग्लिश की एक क्लास पहले ही हो चुकी है, काम खत्म, काम खत्म। मैं, आप ये देख लो, मैं क्लास हो चुकी है। तीसरी बात कह रहा हूं, वह गाना गा चुका है, किसान आंदोलन खत्म कर चुके हैं। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये वो बातें कह रहा हूं जो काम पूरा हो चुका, तो ये आता है आपका परफेक्ट में। किस में आता है, परफेक्ट में। बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखिए भाई, परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक समस्या आपके सामने आएगी, सर जी ये परफेक्ट भी है और ये कंटिन्यूअस भी है, ये कैसे समझें हम, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। बने रहे मेरे साथ, सभी प्रकार के डिफरेंस बताऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करा के जाऊंगा। यूपी टेट आपको क्वालिफाई होगा, भरोसा रखिए मेरे ऊपर, अगर आपने ईमानदारी से मेरी 40 क्लासेस लोगे तो कब पक्का निकलेगा। देखिए परफेक्ट, इसमें 2 वर्ड आए, परफेक्ट और दूसरा है कंटिन्यूअस। इसका मतलब इसमें ये 2 बात विरोधाभास वाली हो जाएंगी कि सर जी कार्य पूरा भी हो गया होगा और कार्य चल भी रहा होगा। सर जी दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, भाई हो सकती हैं, दोनों बात एक साथ हो सकती हैं, कैसे नहीं हो सकती। जैसे मैं पिछले 20 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। अब आप एक बात बताओ दोस्तों, ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको परफेक्ट भी कहा जा रहा है, इसको कंटिन्यूअस भी कहा जा रहा है। क्यों, अरे भाई क्यों इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि पिछले 20 मिनट तो उसने क्या कर दिए, पिछले 20 मिनट तक का काम तो उसने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अभी पढ़ा रहा हूं, आगे का कार्य अभी क्या है, कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, यानी आगे का कार्य भी कंटिन्यू चल रहा है, यानी कार्य का कुछ हिस्सा कंप्लीट हो जाता है और आगे का हिस्सा आगे जारी रहता है। इसी कारण इसको कहा जाता है
परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैव यू गॉट इट और नॉट? बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया? यहां तक बताएं भाई, बहुत जल्दी बताएं भाई, समझ में आ रहा है क्लियर? यहां तक का अगर क्लियर हो तो मैं आगे चलूं। यहां तक का सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? जल्दी से आंसर करें। ये पूरी फैमिली पता चल गई? ये पूरी फैमिली के बारे में आपको पता चला या नहीं चला? अब बारी बारी से हम लेके चलेंगे। सबसे पहले इंडेफिनिट को जानेंगे, उसके बाद हम कॉन्टिन्यूअस को जानेंगे, ठीक है, उसके कॉन्टिन्यूअस टेंस को जानेंगे, उसके बाद हम परफेक्ट को जानेंगे। हम सारी चीज़ों को बारी बारी से जानते हुए चलेंगे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। निशु गुजर जी, एक्चुअली क्या था, मेरी क्लास होने वाली थी दोपहर के 2 बजे, जिस कारण मेरी क्लास 2 बजे होने वाली थी, कल बता दिया था। तो सर को पता था कि मेरी क्लास 2 बजे होगी, लेकिन मैनेजमेंट ने 2 बजे क्लास को अनुमति नहीं दी, जिस कारण उनकी क्लास भी डिस्टर्ब होगी। शायद मैं बहुत बड़ा कारण रहूँगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, ठीक है। तो उनकी क्लास, मेरी क्लास 3 बजे से हुआ करेगी और उनकी क्लास 2 बजे से हुआ करेगी। आज उनकी क्लास नहीं है, शाम को 5 बजे आपके सामने प्रेजेंट रहेंगे गोल्डी सर, हमारे गोल्डन सर। तो आप लोग उनसे जुड़े रहिएगा मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़े बेहतर तरीके से। कहाँ है भाई? देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की। किसकी करेंगे? हेडिंग डाल लीजिएगा, नंबर 1, प्रेजेंट की पहली औलाद, PRESENT, प्रेजेंट INDEFINIT। ये क्या भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके बारे में हम लोग बातें करेंगे। किसके बारे में बातें करेंगे भाई? इसके बारे में। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाता हुआ चलूंगा, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। सर इंग्लिश टू इंग्लिश बता रहे हैं, तो आप लोग ये मत मानना कि इंग्लिश ही इंग्लिश बता रहे हैं, हिंदी नहीं बता रहे हैं। सबसे बड़ी बात आती है आइडेंटिफिकेशन की, मतलब पहचान की। सबसे बड़ी बात क्या है? इसको पहचानना, यानी कह सकते हैं इसकी डेफिनेशन, या कह सकता हूं इसकी परिभाषा, ठीक, या कह सकता हूं दूसरे नंबर पे इसका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान। तो भाई हम इसको पहचाने कैसे? सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर जी हम प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानेंगे यदि वो हमारे सामने आ गया। हमारे सामने अगर आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट नाम का दुश्मन, तो हम उसको कैसे पहचाने और उसको कैसे हिट करें? सर जी ये टेक्निक बता दीजिएगा। सारी टेक्निक बता के जाऊंगा, परेशान ना हो बिल्कुल। चलिए, सबसे पहली बात हिंदी में समझ लो भाई। पहले हिंदी बता रहा हूं। ये तो आपका हिंदी मैटर रहेगा और ये रहेगा आपका इंग्लिश। दोनों ही बातों में समझे, क्योंकि आपकी दोनों ही क्लियर हो जाएंगी। हिंदी में अगर क्या होता है, हिंदी में अगर किसी वाक्य के अंत में भाई क्या देखने को मिल जाए आपको? ता है, ती है, ते है और आपका ता हूं। तो ये सेंटेंस कैसे होंगे भैया? इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इंग्लिश में, क्योंकि सर इंग्लिश हिंदी में तो आती ही नहीं है, तो ये वैल्यूबल होगी नहीं। जब ये वैल्यूबल नहीं होगी तो फिर इंग्लिश में कैसे समझे? देखिए, इंग्लिश में अगर आपका आ रहा है सब्जेक्ट के साथ अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आ रही है, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये होगा। अगर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा है तो भी क्या होगा? आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। ठीक है भाई। और आपका तीसरी बात, सब्जेक्ट प्लस इनके साथ आता है डू या डज और उनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो भी आंसर ये होगा। बात समझे भाई? नहीं समझे? देखे ये पहचान बता रहा हूं मैं कि भी अगर इंग्लिश सेंटेंस आता है और इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट के तुरंत बाद और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है
तो आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैन वर्ब के इन सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ता है तुरंत सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी ये भी क्या होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज में से कोई एक आ जाए, या लगाया हुआ मैंने ऑब्लिक चिन्ह, उसके बाद मैन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, तो भी आंसर क्या होगा आपका प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये बात समझ में आ गई। यानी हम 3 प्रकार से चीज़ों को समझेंगे। यानी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचान करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इनको पहचानने के मैंने 3 तरीके खोजे हैं। हमने कहा सर जी कैसे खोज सकते हैं, भाई मैंने तो 3 तरीके से इनको खोज निकाला, आप लोग कैसे खोजेंगे आप लोगों की मंशा पर डिपेंड करता है। ये अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आप मेरे अनुसार ही खोजेंगे, ठीक है। तो पहली बात आती है स्ट्रक्चर के आधार पे। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप देखने मात्र से ये कह दोगे कि सर ये तो सेंटेंस पक्का प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। दूसरा, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको देखते ही आप ये कह दोगे सर ये सेंटेंस कैसा होगा, ये सेंटेंस कैसा होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा। दूसरी बात, तीसरी आपकी हो जाएगी सेंसुअल अप्रोच। सेंसुअल अप्रोच आपकी काम करेगी कि आप कितना उसको समझ पा रहे हैं, कितनी उसकी हिंदी निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या है, अब स्ट्रक्चर को समझ लीजिएगा। सबसे पहले कहानी आती है स्ट्रक्चर की, क्योंकि जिस बच्चे ने स्ट्रक्चर को समझ लिया, समझ लो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, एक्टिव से पैसिव सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाती हैं। बात समझ पा रहे हो ना सभी भाई? चलिए बहुत बड़े सेशन को शेयर करते रहेगा, सेशन को शेयर करें। हमने स्ट्रक्चर की बात करी, स्ट्रक्चर का मतलब होता है हिंदी में ढांचा, यानी सेंटेंस का ढांचा अगर ऐसा हो तो सेंटेंस किसका होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा। सर जी ढांचा कैसा होगा, ढांचा मतलब देखिए हमारे पास हमने क्या बताया, हमने सेंटेंस पढ़ाए थे और सेंटेंस में आपको भली बात ही बताया था, बहुत स्पष्ट बताया था कि भाई सेंटेंस होते हैं 5 प्रकार के सिंपल सेंटेंस, असर्टिव, आपका इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। तो उनका हमें यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। देखो भाई सबसे पहला स्ट्रक्चर द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए अगर आपने देखा कि किसी सेंटेंस में पहले आ रहा है सब्जेक्ट, उसके बाद आ रही है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आ रहा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड, तो भैया आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्रेजेंट का इंडेफिनिट। अब आप लोग कहेंगे सर ये कैसे कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो जाएगा, आइए अभी समझाते हैं आपको। अभी पहचान भी लिखूंगा सारी, केवल अभी आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूं, सारी चीज़ें खोल कर लिखवाऊंगा, ठीक है। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, आई टीच यू इंग्लिश। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जी इसमें जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें जो टीच है वो क्या है, बट टीच मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है नहीं होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, टॉट। क्या होती है सेकंड फॉर्म, टॉट। मैंने कहा जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, और यू क्या है, यू क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। अब मुझे जितने भी आप लोग लाइव देख रहे हो मुझे ये बता दो इंग्लिश क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बताइए जल्दी आंसर करो फटाफट। यहां पर जो इंग्लिश लिखी हुई है ये एक्चुअल में क्या है, ग्लोरी सिंघानिया जी पूछ रहे हैं कि सर क्लास कितने टाइम से चल रही है। क्लास 2 बजे से चल रही है, क्लास 2 बजे बल्कि 2:10 पे चली थी। तो क्लास हमारी जो होती है एक तो 12 से 1 के बीच होती है, और दूसरी क्लास हमारी 3 बजे से 4 के बीच होती है। ये आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, समय को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से समय को नोट कर ले, 12 से 1 के बीच हमारी क्लास होगी इंग्लिश, जो कि सुपर टेट के लिए होगी, और जो 3 से 4 बजे होगी यूपी टेट के लिए होगी। यानी 12 बजे ये आपकी सुपर टेट के लिए,
और आपके 3 बजे से आपकी यूपी टेट के लिए। बात समझ पा रहे हो? तो भैया शाम का बैच यूपी टेट, सुबह का बैच सुपर टेट, सभी क्लासेज आप लोग देखेगा। इसको मैं रब कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है भाई, यहां तक आप समझ पाए कि भाई सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आप लोग लिखे इंग्लिश, बहुत बढ़िया, बहुत लोगों ने लिख भी दिया है। सर जी निशु गुजर जी कह रही है ऑब्जेक्ट होगा। अशोक सुमन दुबे जी कुछ नहीं बताया अभी तक। अच्छा अंजलि वर्मा जी कह रही है अदर वर्ड है। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है। निशु गुजर जी कह रही है सर अदर वर्ड है। बहुत बड़े सुमन दुबे जी कह रहे हैं सर अदर वर्ड में आएगा। ओके ठीक है, हमें दोनों लगा। अंजलि वर्मा जी कह रही है भगवती जी। देखिए देखिए अब आप लोगों को कंफ्यूज हो गई कि सर इंग्लिश क्या है यहाँ पर। अगर आपने इस समय इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया, अगर आपने इस समय इस कंफ्यूजन को दूर कर लिया कि यहाँ पर इंग्लिश है क्या, तो आप लोग जब एक्टिव से पैसिव बना रहे होंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होंगे, तो आप लोगों के दिमाग से सारी बात बाहर निकल जाएंगी। भाई देखिए ये भी आपका ऑब्जेक्ट है और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब आपको कुछ सर दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जब हिंदी में द्विकर्मक क्रिया होती है, मतलब ऐसी क्रिया, अब यहाँ जो ये जो टीच है, इसको हिंदी में अगर होता पढ़ाना, तो यहाँ पर पढ़ाना होता द्विकर्मक क्रिया। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दोनों में अंतर क्या है? ये तो भैया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये तो है इनडायरेक्ट, और ये जो है भैया ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे सर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट की पहचान कैसे करेंगे? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे 2 प्रकार के। ऑब्जेक्ट यानी हिंदी में जिसकी बात करता हूं कर्म, ठीक है, तो ये होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में अंतर क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या अंतर है? जितने भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स में आते हैं। 99% लिविंग थिंग्स में आएंगे, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे ये आपके नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। यहाँ भी 99% कह रहा हूँ मैं। सर जी 1% की छोड़ दिया। 1% इसलिए छोड़ दिया कि अगर आपने मूवी देखी हो रोबोट, अगर रोबोट किसी व्यक्ति को, सपोज दैट एक रोबोट मूवी आपने देखी, रोबोट अगर उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन को कोई वस्तु थमाता है तो एक नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग को वस्तु दे रही है, तो इस केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर बात करूँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता हमारा लिविंग थिंग। जैसे 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 लाइव एग्जांपल देख लो, ये मार्कर है, मैंने मार्कर आपको दे दिया, ये मार्कर मैंने आपको दिया। भाई क्या गया डायरेक्टली तुम्हारे पास? मार्कर। किसके पास गया? तुम्हारे पास। तो जो डायरेक्टली चीज दी जाती है वो होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जिसको दी जा रही है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं तो अंग्रेजी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको पढ़ा रहा हूं? तो आप हो गए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है सभी का? भाई दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो तो सेशन को शेयर जरूर करें, अधिकतम बच्चों को जोड़ने का काम करें, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं आपको और क्लियर करने का काम करूं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यू आएगा, ठीक है, हिम आएगा, हर आएगा, यू है, हिम है, हर है, और आपका देम है, ठीक। तो ये एटसेट्रा ये आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात करूं तो कोई भी वस्तु आ सकती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने मार्कर की बात करी, जैसे मैंने अभी आपके सामने इंग्लिश की बात करी, जिससे मैंने अभी कुछ भी, सपोज दैट मैं आपको फ़ोन दे रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। सभी का क्लियर है? सभी का क्लियर है? नहीं है? जिसका भी क्लियर हो चुका है बस फटाफट तरीके से एक बार शेयर कर दीजिएगा।
आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर को लेकर। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट आता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और आपका ऑब्जेक्ट आता है और आपका अदर वर्ड आता है, तो आपके आंसर क्या होगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस। आइए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आपको, और थोड़ा सा क्लियर कर दें स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर्स, अब स्ट्रक्चर का मैटर क्या है आप समझिए थोड़ा तरीके से। पहला मैंने कहा कि अगर किसी में सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड, ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरा आपका क्या होगा? अगर सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ रहा है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड दिया है, तो इसके अंतर्गत आएगा। तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है भाई? तीसरी कंडीशन बन सकती है कि सब्जेक्ट है प्लस डू या डज है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है और प्लस अदर वर्ड है। ये कंडीशन अगर कहीं मिलती है, ये कंडीशन अगर कहीं मिलती है, यानी डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या बिना डू डज के मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ा हो, या केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए। अब आपके मन में ये संशय चल रही होगी कि सर जी कहाँ पर तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और कहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। देखिए भाई, बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट है और बड़ा ही अच्छा सा है, आप लोग अच्छे समझेंगे, ऐसा मुझे बताकर पढ़ाने के लिए बोला गया है। देखिए देखो इधर, अगर सब्जेक्ट, देखो सब मैंने अभी क्या बताया, नाउन पढ़ाते समय आपने पढ़ा होगा, मैंने बताया भी था कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उनके साथ आने वाली मेन वर्ब जो होगी उसमें एस ई एस जुड़ेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस ई एस नहीं जुड़ेगा। जैसे सब्जेक्ट इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है तो क्या होगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जुड़ेगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट इन प्लूरल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में है तो भैया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ये दोनों चीज़ आपकी नहीं आएंगी, गलत हो जाएगा, यानी केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। अब आपके मन में ये संशय चल रहा होगा, सर जी सब्जेक्ट प्लूरल कौन से होंगे और सिंगुलर कौन से होंगे? भाई सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल को बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो आई जो है वो भी प्लूरल में आता है, वी जो है ये भी प्लूरल में आता है, और यू जो है ये भी प्लूरल में आता है, या मोर देन वन, यानी एक से अधिक चीज हो, यू हो, वी हो, ये हो, या एक आ जाएगा आपका दे। तो किसके अंतर्गत आएंगे ये भैया? ये प्लूरल में है। ये किस में है? ये सभी के सबू, ये सभी के सभी क्या हैं? ये प्लूरल फॉर्म में आएंगे। और बाकी आपका ही, सी, इट या किसी का नाम, ये आपके आएंगे भैया सिंगुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में आएंगे? सिंगुलर फॉर्म में। सभी का क्लियर है भाई? सभी का यहाँ तक क्लियर है नहीं है? तो भैया स्ट्रक्चर के आधार पे हमने देखा कि सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस हो सकता है और नहीं भी हो सकता। आइए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने। जैसे आई टीच यू, आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर यहाँ ही होता, तो क्या हो जाता? ही टीचेज यू। क्यों? क्योंकि यहाँ ये सिंगुलर है और ये क्या है? ये प्लूरल है और ये आपका सिंगुलर है। अब ये चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या जुड़ गया? यहाँ पर एस जुड़ गया। चूंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर एस नहीं जुड़ा, तो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है।
अच्छा, एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपसे, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही से दे पाते हैं। एक सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूँ और फटाफट आंसर सभी करें, जितने भी योद्धा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई रेस्पेक्ट यू, पहला। दूसरा, आई रेस्पेक्ट्स यू। बताइए इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सही है? इन दोनों ही सेंटेंस में कौन सा सही है भाई? आई रेस्पेक्ट यू या आई रेस्पेक्ट्स यू? हाउ मैनी स्टूडेंट हु आर वाचिंग दिस लाइव सेशन, जितने भी देख रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, वैभव राजपूत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। अंजलि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नामित कांग्रेचुलेशन सरकार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं आई एंड यू एक एक्सेप्शन है। क्या मतलब एक्सेप्शन है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सेप्शन नहीं होते, ये प्लूरल में आते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंजलि त्यागी जी कह रही है सर फर्स्ट वाला सेंटेंस सही होगा। अंजलि त्यागी जी कह रही है फर्स्ट वाला सेंटेंस सही होगा। बाकी सब लोग बहुत बढ़िया। आकांक्षा राठौर जी कह रही है आई रेस्पेक्ट यू वाला सेंटेंस सही होगा। भाई सभी लोग आंसर करें। इन दोनों सेंटेंस में से ये बताओ कौन सा सेंटेंस सही होगा और कौन सा सेंटेंस होगा गलत, जल्दी। बहुत बढ़िया। कैलाश जी कह रहे हैं सर पहला वाला सही होगा। निशु गुर्जर जी कह रही है सर फर्स्ट ठीक होगा। शोभा वर्मा जी कह रही है आई रेस्पेक्ट यू। राजकुमार राज जी कह रहे हैं वैभव राजपूत भाई गुड इवनिंग, क्या बात, आपस में बातचीत चल रहे हैं। सुमन दुबे जी कह रहे हैं आई रेस्पेक्ट। नामित कांग्रेचुलेशन सरकार कह रहे हैं सर पहला वाला होगा। देखिए अब मेरी बात सुनो, मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे, ये मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा? अब आप लोगों ने आंसर दिया सर पहला वाला सही है। आप लोगों ने आंसर दिया कि सर पहला वाला सही है और मैं कह रहा हूं कि ये भी सही है और ये भी सही है। बताओ दूसरा गलत क्यों है भाई? बताओ दूसरा गलत क्यों है? आई रेस्पेक्ट यू सभी कह रहे हैं सर, राजकुमार राज जी भी कह रहे हैं आई रेस्पेक्ट यू। देखिए भाई यहां पता समस्या क्या हुई, यू हैव गिवन द राइट आंसर बट insufficient knowledge of vocabulary you are not giving the complete answer। दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं यू हैव गिवन द कंप्लीट, यू हैव गिवन द राइट आंसर, तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया बट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आंसर सही था, बट ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी की कमी के कारण आप लोगों ने आंसर कर दिया गलत। क्यों भाई? आपको ये पता था सर आई रेस्पेक्ट यू, क्योंकि आई जो है आपने सोचा कि सर आई तो प्लूरल सब्जेक्ट है, आई कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट है और उसके साथ क्या आना चाहिए? उसके साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। एस उसके अंदर नहीं जुड़ता, इस कारण आपने क्या कह दिया सर ये वाला सेंटेंस सही है, और मैंने भी कह दिया बिल्कुल मेरे शेर नहीं हो, आंसर बिल्कुल सही है आपका। लेकिन ये आंसर भी सही है क्योंकि इस रेस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करता हूं, लेकिन इस रेस्पेक्ट का मतलब होता है मैं आपका अभिवादन करता हूं। ठीक है भाई? तो ये सेंटेंस भी ठीक है और ये वाला सेंटेंस भी ठीक है, यानी आपको वोकैबुलरी को इग्नोर नहीं करना, वोकैब को आपको अच्छे से पढ़ना है। सर आई प्लूरल है इसलिए वर्ब में एस नहीं लगेगा। नीसू गुजर जी आई नो वेरी वेल दैट द आई इज ए प्लूरल एंड आई डिड नॉट एडमिट विद द हेल्प ऑफ एस एडिशन टू द मैन वर्ब। लेकिन जब इनका अर्थ ही अलग निकल रहा हो, रेस्पेक्ट्स का मतलब होता है अभिवादन करना, सो इट इज ऑल्सो राइट आंसर। एंड आई रेस्पेक्ट यू, आपका सम्मान करता हूं, तो ये भी सही आंसर है। दोनों ही हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। बोलो जल्दी से आंसर समझ में आया या नहीं आया? आप लोग समझ पाए या नहीं समझ पाए? सभी गलत दिशा में जा रहे हैं। ये कहते हैं कम ज्ञान कभी कभी हानिकारक हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए यही चल रहे थे हम लोगों ने यहीं पर पूरी कथा सुनाई थी प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस को लेकर। हम एक बात और पूछ लें आपसे, भाई बताइए, एक हमने सेंटेंस लिख रहा हूं आपके सामने, देखते कितने लोग उसका आंसर सही कर पाते हैं। आप लोगों के सामने बहुत सारे सेंटेंस लिखूंगा। ही
goes to Delhi. He goes to Delhi by train. They goes to Delhi by train. यहाँ आ जाएगा we goes to Delhi by train. यहाँ आ जाएगा राजू go to Delhi by train. बताओ भी कौन सा सेंटेंस सही है इनमें से? इतने सारे सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस सही है ये आपको बताना है। ये सेंटेंस 1 2 बताइए, एक 2 3 और 4। देयर आर 4 sentences here, so please give the right answer. कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही होगा ये आपको बताना है। जल्दी से देखने वालों की संख्या जो हमारे साथ देख रहे हैं भाई आंसर करें जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप इग्नोर करके अपने आप को फेल कर सकते हो। सी वाला सही कह रहे हैं, वी है भाई ये वाला, ये वी है, वी गोज टू दिल्ली बाय ट्रेन। बस देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आते हैं। बहुत बढ़िया, सरकार जी कह रहे हैं सर फर्स्ट वाला राइट होगा। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं ओके हाँ जी। कैलाश सिंह जी कह रहे हैं सर फर्स्ट एंड 4 वाला सही होगा। बहुत बढ़िया, गजराज सिंह जी कह रहे हैं ए आंसर सही होगा। नीलम सिंह जी कह रही हैं फर्स्ट वाला सही होगा। बहुत बढ़िया, देखिए सभी लोगों का आंसर आ रहे हैं, सभी लोग फीडबैक दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ तो समझ में आ रहा है। ओनली फर्स्ट। अब मेरी बात समझो, अब यहाँ से बात को समझे कि कहाँ कौन सा सही है, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। देखिए भाई क्यों गलत है, यहाँ पर आया ही, क्या आया भाई ही क्या है, ही है सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जुड़ेगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा। यहाँ ही के बाद आया गो, और गो में क्या जुड़ेगा? ईएस। इसका मतलब सेंटेंस हमारा कैसा है? ही गोज टू दिल्ली बाय ट्रेन। बिल्कुल आंसर कैसा होगा? सही होगा। पहला वाला तो बिल्कुल सही है। हमने देखा सर जी यहाँ है दे, और दे का मतलब होता है प्लूरल सब्जेक्ट। कैसा है भैया? और प्लूरल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगता। इसका मतलब यहाँ पर ये गलत है, तो गलत है तो ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? गलत। वी गोज टू दिल्ली बाय ट्रेन। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है, गो में ईएस नहीं जुड़ेगा, तो आंसर कैसा हो जाएगा? गलत। राजू गो टू स्कूल। राजू भैया सिंगुलर है, राजू बन गया जेंटलमैन जो है ना, ये कैसा है? ये सिंगुलर है। अब उल्टा दे दिया इन्होंने उल्टा कर दिया। सिंगुलर के साथ क्या आना चाहिए था? ईएस, लेकिन यहाँ ईएस नहीं दिया, तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा? ये भी आंसर गलत हो जाएगा। भाई बात समझ पा रहे हो नहीं? सभी लोग आंसर समझ पा रहे हो नहीं समझ? ठीक है भाई, सभी का क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब हम चलते हैं कुछ पिछले, जहां हम पढ़ा रहे थे यहाँ पर हमने कहा कि हम जो आपको याद कराएंगे वो बहुत सारे तरीके हैं याद कराने के। एक तो आपका होगा स्ट्रक्चर, ठीक है, एक तो आपका स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर के आधार पर तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, स्ट्रक्चर के आधार पर तो मैं आपको कंटिन्यू बता ही रहा हूँ कि स्ट्रक्चर होगा। दूसरा मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पे आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पता लगा लेते हो। जिनके आधार पे आप प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का पता लगा लेते हो। वहाँ चौरासिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, गजराज सिंह रोमर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाई सभी लोगों का क्लियर है? ही गोज टू दिल्ली बाय ट्रेन बिल्कुल सही है शोभा वर्मा जी, लेकिन जो बाकी के सेंटेंस थे वो गलत हैं। बाकी वाले सेंटेंस जो हैं वो गलत हैं, थोड़ा सा इसको समझे। अब वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? अगर देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आ रहा है ऑलवेज, अगर आ रहा है
ओकेशनली अगर आ रहा है, रेगुलरली, ठीक है, अगर आ रहा है जनरली, ठीक है, अगर आ रहा है ऑफन, अगर आ रहा है सेल्डम, अगर आ रहा है फ्रिक्वेंटली, एटसेट्रा। बात समझोगे क्या लिखवाया मैंने क्या लिखवाया? अगर किसी सेंटेंस के अंतर्गत आता है कि ऑलवेज, आता है ओकेशनली, आता है रेगुलरली, आता है जनरली, आता है ऑफन, आता है सेल्डम, आता है फ्रिक्वेंटली, आता है इसके साथ साथ और ऐसे आ सकते हैं, तो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा इंडेफिनिट। अब एक बात बताएं आपको, एक बात और यहीं से समझ लीजिएगा, इनके साथ अगर आता है डू या डज, अगर डू या डज आता है या एस या ई एस लगा हो, एस या ई एस लगा हो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो ये होंगे प्रेजेंट। कैसे होंगे? तो होंगे ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इनसे पहले, अगर इनके साथ आता है डिड या मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, या मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, तो भैया ये कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पास्ट के इंडेफिनिट। यानी एक बात तो हमारे सर क्लियर हो गई कि जहाँ कहीं भी ये शब्द आएंगे सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट में होगा, सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट में होगा, ये बात निश्चित है, ये बात कंफर्म है कि सेंटेंस जो होगा हमारा वो इंडेफिनिट में होगा। क्लियर है भाई? सभी का समझ में आ गया? सभी को समझ में आया या नहीं आया बताइए? सभी का यहाँ तक क्लियर हो पाया है, नहीं हो पाया है? अब मैं कुछ ऐसी बच्चों वाली बात बताऊंगा आपको जिनके माध्यम से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है भाई, चले पढ़े आगे। ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, परेशान ना हो आप, पीडीएफ के फॉर्म में आपको दिलवा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। यहीं से कर दें इसको, इसी पे कर लें। देखिए अब आपको जो मैंने असर्टिव और जो अलग टाइप के सेंटेंस बता रखे थे उनको देख लीजिएगा। एक सेंटेंस आता है असर्टिव, कैसा आता है? असर्टिव। ये आपकी एक्टिव और पैसिव को यहीं से क्लियर कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस मतलब हिंदी में बात करूं तो कथन वाचक वाक्य, कथनवाचक वाक्य। कथनवाचक वाक्य क्या है? देखिए ये सेंटेंस में दो प्रकार के होते हैं आपके, ये सेंटेंस ना दो प्रकार के होंगे। अब दो प्रकार के होंगे तो दोनों में अलग अलग समस्या होगी, दो प्रकार के होंगे तो दोनों में अलग अलग समस्या होगी। एक में तो अगर सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और ये, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। यहां क्या होगा दूसरे में? यहां बात समझ लो भाई, ये आपका होगा पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव होता है एक, और दूसरा होता है नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड ये आएगा। और अगर हम इसमें बात करें तो भैया इसमें आ जाता आपका सब्जेक्ट प्लस या तो डू आएगा या डज आएगा, और उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। एक बात आप समझे, यहां से एक बात आपको क्लियर होगी कि सर जी जब डू या डज आ जाता है, जब डू या डज आ जाता है तब मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते, चाहे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। हैव यू गॉट इट? आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब ये इसी के माध्यम से देख लीजिएगा कैसे कैसे सेंटेंस होता है। जैसे
दूसरा तरीका कौन सा हो सकता है? दूसरा पहले से इसका वो लिख लो एग्जाम्पल, जैसे दे ईट मैंगो डेली। दे ईट मैंगो डेली। एक बात आपको बता दूं, इससे इंडेफिनिट का पता लगता है कि जो ये डेली वर्ड आ गया ना, डेली, ये आपका किसको दर्शाता है? ये इंडेफिनिट को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा भाई? ये डेली वर्ड दर्शाएगा इंडेफिनिट को। लेकिन डेली में क्या है? ये है आपका सब्जेक्ट। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट भी कैसा है? प्लूरल है। जब ये प्लूरल है तो इसके साथ आने वाली मेन वर्ब में क्या होगा? एस या ई एस दोस्तों नहीं जुड़ेगा। एस या ई एस दोस्तों नहीं जुड़ेगा। तो दे ईट मैंगो डेली, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया। अब हम पहुंचते हैं यहां पर। एक सेंटेंस यहां देख लेते हैं। अगर ये सेंटेंस यहां होता तो हो जाए दे डू नॉट ईट मैंगो डेली। ठीक है भाई, बात समझ पा रहे हो? सभी का क्लियर हो पा रहा होगा। अब हम एक सेंटेंस और बनाते हैं आपके सामने। यहां तो था दे, यहां क्या था? दे। हम लिखते हैं ही। अब अगर ही आएगा तो यहां ई ए टी एस जुड़ेगा। क्यों? ही ईट्स मैंगो डेली। ही ईट्स मैंगो डेली, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा सिंगुलर है। कैसा है भैया? सिंगुलर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भैया आएगी। ठीक है। लेकिन जब हम यहां पहुंचते हैं इधर की तरफ, तो भैया यहां बनेगा ही। तो क्या हो जाएगा? ही के साथ आएगा डज। ही डज नॉट ईट मैंगो डेली। ठीक है। ही डज नॉट ईट मैंगो डेली। यानी जब हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, हम क्या करते हैं? ईट में एस या ई एस नहीं लगाते, और ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाता। ये सेंटेंस हमारा कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सही होगा। वाई इज नॉट यूज ऑक्सिलरी वर्ब विद द पॉजिटिव सेंटेंस। अच्छा, देखिए ये पूछ रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सरकार। क्वेश्चन कर रहे हैं, वाई इज नॉट यूज्ड ऑक्सिलरी वर्ब विद द पॉजिटिव सेंटेंस। दोस्तों इसलिए यूज नहीं करते, मैं आपको बताऊं, इसका कोई खास तो कारण है नहीं। इसका कोई आपको सटीक आंसर किसी बुक में नहीं मिलेगा। फिर भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। लॉजिक पता क्या है? लॉजिक क्या है? देखो, अगर यहां पर एस लगा है तो ये इज, एम, आर, वाज, वर, कैन, कुड, सेल, शुड, मे, माइट जैसी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, डू, डज जैसी जो ऑक्सिलरी या मेन वर्ब होती हैं, उनका काम कर देता। अगर ये यहाँ ना होता तो यह आता आपका क्या? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ क्यों नहीं करते? इसका एक खास रीज़न है। कांग्रेचुलेशन सरकार जी। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं कि ही के बाद डू नहीं आता। देखिए, ही डज हिज वर्क। बताओ भाई, सेंटेंस गलत है सही है? ही, इस सेंटेंस को बताओ, सेंटेंस सही गलत है? ही की जगह दे ले लो। दे डू देयर वर्क। बताइए, दोनों सेंटेंस सही हैं गलत हैं? जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग आंसर करें। मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों ने सीखा है। ही डज हिज वर्क पहला सेंटेंस, दे डू देयर वर्क। बताइए, दोनों सेंटेंस गलत है सही है? जल्दी से आंसर करें। दोनों सेंटेंस सही हैं गलत हैं?
जल्दी से आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों का। हेलो, हाँ जी, मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूँ। हाँ अभी लगभग ठीक है 10 मिनट बाद बात करो। ठीक है, चलिए आंसर करो भी फटाफट, कौन सा सही है? दोनों सही है। अच्छा नामेद कांग्रेचुलेसन सरकार कह रहे हैं सर दोनों सही है। बताइए दोनों कैसे सही है भाई? अब देखिए इन्होंने तो कहते हैं सर दोनों सही है। अच्छा सरकार साहब आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि सर ने पहले दिए थे आई रेस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, इस दोनों सही, तो ये भी कहीं ना कहीं दोनों सही होंगे। ये लॉजिक तो नहीं लगाया आपने, ये लॉजिक तो नहीं लगाया है। अगर ये लॉजिक नहीं लगाया तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये लॉजिक लगाया तो आप लोग क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, सेंटेंस को। दोनों राइट हैं, पहला सही है। हरिओम वर्मा जी कह रहे हैं पहला सही है, सुमन दुबे जी कह रही हैं बहुत राइट। देखिए दोनों क्यों सही हैं, यहां जो डज है ना, डज, ये पहली बात तो मैन वर्ब की तरह प्रयोग हो रहा है। पहला सेंटेंस तो इसलिए सही चला जाता है क्योंकि पहले सेंटेंस में जो डज वर्ड है वो एज ए मैन वर्ब प्रयोग हुआ है, ना कि एज ए हेल्पिंग वर्ब और ए ऑक्सिलरी वर्ब। अब दूसरा आ जाओ, दूसरे में दे डू देयर वर्क, मतलब इसका पदार्थ क्या निकलेगा? कोई मुझे लिख के बताएगा इसका अर्थ क्या निकलेगा? इसका अर्थ निकलेगा वे अपना कार्य करते हैं। एक तो ये है वे अपना कार्य करते तो हैं, करते तो हैं, वे अपना कार्य करते होंगे। बताइए कौन सा सेंटेंस, इसका अर्थ क्या निकलेगा? हालांकि आपको इंग्लिश हिंदी में नहीं आता, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज आपको समझ में आ जाए, अब अपनी रियल लाइफ में इंग्लिश को यूज कर सके, बहुत ज़्यादा जरूरी है। बताइए वे अपना कार्य करते हैं, वे अपना कार्य करते तो हैं, वे अपना कार्य करते होंगे। बताइए कौन सा वाला सेंटेंस होगा सही प्रेजेंट के इंडेफिनिट सेंटेंस का? वो अपना काम करते हैं। बहुत बढ़िया, कैलाश जी ने आंसर कर दिया, वो अपना काम करते हैं। जल्दी से आंसर करें इसका, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें कौन सा आंसर सही होगा? अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहां कर देता हूं, जल्दी से बताइए भी कौन सा आंसर सही है इसमें से, बहुत तेजी से बताएं। आप पता इसमें क्या है? जब 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 अब लिखूंगा वो बातें जो आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं, जो आपको लोगों को समझना जरूरी है। इसमें इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा वाला। दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट वाला सही नहीं है, ये भी नहीं है। क्यों? इसके बता रहा हूं मैं इसके, क्योंकि जब अब कुछ मेरी बातों को लिख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं, इनको नोट्स करके लिख लीजिएगा, नोट करके। NOTE नोट, भैया इन बातों को नोट करके लिख लें, ये आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट संबंधित पहली बात, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो नहीं, इसको बाद में लिखेंगे, इसको तुम बाद में लिखना, मैं एक चीज़ पहले लिखवा दूँ। सॉरी, अगर आपने किसी ने लिख लिया है तो इसको थोड़ा बाद में लिखें। पहली इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों जिसमें
साधारण वाक्य जिसमें न तो प्रश्न पूछा जाए, न तो प्रश्न पूछा जाए और न ही मना किया जाए, मना किया जाए, तो उनमें बहुत स्पष्ट लिखवा रहा हूं, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता। डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? बल्कि उनके स्थान पर मेन वर्ब में सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर, सब्जेक्ट की बहुत नोट्स करके लिखना है, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर एस या एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है भाई? एस या एस जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, ये बात समझ पाए नहीं समझ पाए? ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? आई डू द वर्क इन्फेटिक सेंटेंस है। हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। किसने कहा? कांग्रेचुलेशन सरकार ने कहा कि नामेद कांग्रेचुलेशन सरकार कह रहे हैं कि आई डू द वर्क इम्फेटिक सेंटेंस है। लेकिन दोस्त एक थोड़ी सी गलती कर दी, इम्फेटिक का जो आपने स्पेलिंग लिखा है गलत लिखा है, इम्फेटिक सेंटेंस तो है। तो भैया ये बात अब अपने दोहरे बिल्कुल संजो कर रख लेने बातों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य जिसमें न तो प्रश्न पूछा जाए और न ही मना किया जाए, तो उनमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि उनके स्थान पर मेन वर्ब में सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर एस या एस जोड़ा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? दूसरी बात भी नोट करके लिखें, दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपके नोट करने लायक है। दूसरी नोट सेकंड भी लिख लें, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। दूसरी बात, यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज, यदि डू या डज का प्रयोग किसी वाक्य में किया जाता है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर भी, इतने खोल के शायद कोई बता रहा होगा आपको, होने पर भी मेन वर्ब में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता है। इस बात को आप लोग बिल्कुल याद रखें, भूले ना। यदि हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग किसी वाक्य में, एक मिनट, किसी वाक्य में किया जाता है तो सब्जेक्ट के सिंगुलर होने पर भी हम लोग मेन वर्ब में एस ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। हम लोग जैसे ही डज नॉट ईट मैंगो डेली। अगर मैं इसको ऐसे बांट दूं, बताइए, हमने कहा ये तो ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट हो गया, ये आपका सी पार्ट हो गया, और यहां लिख दिया मैंने नो एरर, ये हो गया डी पार्ट।
अब आप लोग बताओ कि आंसर क्या होगा, जल्दी से फटाफट आंसर करो कि आंसर क्या होगा। ही डज नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट, बताओ क्या आंसर होगा जल्दी जल्दी से आंसर करो भी सारे। ही डज नॉट ईट मैंगो डेली, ही डज नॉट ईट मैंगो डेली में राइट आंसर क्या होगा। इसमें 4 भागों में बांट दिया मैंने एक सेंटेंस को, 4 भागों में मैंने सेंटेंस को बांट दिया, तो आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर करो तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, अंजलि जी कह रही सर विनोद सर की क्लास कब से स्टार्ट होगी, तो मुझे तो खैर पता नहीं कब से स्टार्ट होगी विनोद सर की क्लास, आगे पूछ लेता हूं मैं। अभी कोई बताने वाला भी नहीं है मेरे पास जो मैं जानकारी ले सकूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया, अंजलि वर्मा जी कह रही सर ए वाला सही होगा, ए वाले में गलती होगी, मतलब कौन सा सही है, इसमें पार्ट कौन सा सही है ये बताओ, कहाँ गलती है, एरर कहाँ है। कांग्रेचुलेशन सरकार कह रहे हैं सी में गड़बड़ है, भगवती जी कह रही है सर ए में गड़बड़ है, जल्दी सी वाला सी वाला सी वाला। भाई एक बात बताओ, आप लोगों से मैं एक बार गुजारिश करता हूं, यहां पर सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, ठीक है। क्या आ रहा है इसके साथ, डज आ रहा है, ठीक है। डज के साथ क्या आ रहा है, नोट, इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव है। नेगेटिव के साथ कैसा आना चाहिए, एस नहीं लगना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। मैंगो भी सही है, डेल भी सही है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। आंसर हमारा क्या होगा, डी वाला होगा, आंसर डी वाला होगा। इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है, इस सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है। सुमन दुबे जी बिल्कुल सही आंसर है, और बहुत बढ़िया मृदुला त्यागी जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, नो एरर, इसमें कोई कहीं गलती नहीं है। बहुत बढ़िया, इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। भाई बताओ प्रेजेंट इंडेफिनिट से संबंधित कोई बातें आपको समझ में ना आई हो, कुछ बातें आपके समझ में ना आई हो तो पूछो जल्दी। प्रेजेंट इंडेफिनिट से जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, कोई बात अगर समझ में ना आई हो तो बताओ, फिर मैं इस क्लास को ऑफ करता हूं और फिर आगे भी मुझे कुछ काम है। चलिए चलिए भाई, क्लियर है सभी का, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस सभी का क्लियर हुआ नहीं हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट आज मैंने क्या पढ़ाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो यहां तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट करा दिया 3 से 4 वाली क्लास में, और जो आपकी 12 बजे वाली क्लास चल रही है, जो 12 बजे वाली 12 से 1 बजे वाली जो क्लास चलती है, उसमें क्या है, उसमें मैंने आपके लिए क्या करा रहा हूं, उसमें मैं नाउन करा रहा हूं, यानी उसमें संज्ञा चल रही है। तो दोनों ही क्लास आप लोगों के लिए बहुत बेहतर हैं, जो सुपर टेट का दे रहे हैं वो भी देख लेना, और जिनको इसकी PDF वगैरह जो भी किसी प्रकार की जानकारी आप लोगों को चाहिए तो 8449889709 पर आप लोग मैसेज करें, ठीक है। तो इस पर हाय वगैरह लिख दें और अपना नाम और अपना एड्रेस, आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी विदाउट एनी कॉस्ट। ओके चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आज की इस क्लास को बेहतर बनाने के लिए। कल से फिर एक बार स्टार्ट होगा, कल से बेहतर सेशन स्टार्ट होगा, टेंस को लेकर चलेंगे। टेंस को कंप्लीट होने के तुरंत बाद मैं आपके एक्टिव पैसिव कराऊंगा, और एक्टिव पैसिव के तुरंत बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट होंगे, और इन सब के खत्म होने के बाद सिंथेसिस चलेंगे। ये रहेगा 3 बजे वाली क्लास का प्रोग्राम। उससे पहले जो बात करूंगा 12 बजे वाली क्लास में, 12 बजे वाली क्लास में पैरेलल में लेकर चल रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कंप्लीट ग्रामर 40 दिन में कंप्लीट ग्रामर कराने वाला हूं। सुपर टेट के एग्जाम से पहले पहले आपकी कंप्लीट ग्रामर करा दूंगा, 1 नंबर का भी आपका ग्रामर नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन टिल नाउ। लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।